नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। इकाई नंबर 3, क्या निराश हुआ जाए। उसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या निराश हुआ जाए, यह एक निबंध है, परीक्षा के लिए आईएमपी है कि क्या निराश हुआ जाए उसका साहित्यिक प्रकार कौन सा है, तो आपको बताना है कि निबंध है। सबसे पहले जान लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय। उसमें जो महत्वपूर्ण अंश है, जो बात है, उसकी हम चर्चा करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसका बलिया जिला है, जिला बलिया है। उसका एक गांव है दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। तो परीक्षा के लिए अति आईएमपी और महत्वपूर्ण प्रश्न यह एक है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म किस गांव में हुआ था, तो दुबे का छपरा। आगे चलते हैं कि गुरुवर रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 यानी कि 10 वर्ष तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। मतलब सलाह सूचनकार, दिशा निर्देश करने वाले, उसे कहते हैं निर्देशक। तो याद रखना है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो हम कहते हैं, उनके आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तो परीक्षा के लिए दूसरा आईएमपी प्रश्न है। उसके बाद भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। तो आईएमपी नंबर प्रश्न 3 कि भारत सरकार ने उन्हें कौन सी पदवी दी है, कौन सी उपाधि दी है, कौन सा पारितोषिक दिया है, पद्म भूषण। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं कि यह जो निबंध दिया गया है उसमें कवि ने क्या पेश किया है। तो प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन, मतलब यह जो समय चल रहा है उस समय की बात है कि भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार, जिसे हम कहते हैं दुर्व्यवहार, खराब वर्तन और व्यवहार, अनाचार, दुराचार केवल बाहरी स्तर पर है। तो यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक आशावादी व्यक्ति हैं जो बता रहे हैं कि आज जो समाज में, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो दुराचार दिखाई दे रहा है वो केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। तो भारतीय संस्कृति महान संस्कृति है और भारतीय संस्कृति के जो मानवीय मूल्य हैं वह आज भी लोगों के दिलों में वैसी की वैसी पड़ी हैं। मतलब लोगों को उसी मूल्यों के प्रति आस्था है, श्रद्धा कायम बनी हुई है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, एक आशावाद सभी भारतीयों के दिलों में जगाना चाहते हैं और वे अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के माध्यम से हमें निराश नहीं होना चाहिए ऐसा संदेश दे रहे हैं कि आज जो समाज में, समाचार पत्रों में आदि सभी जगहों पर हम कुछ घटनाएं ऐसी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे हमें निराश नहीं होना है, बल्कि जीवन के प्रति जो आस्था है, श्रद्धा है, वो बनाए रखनी है। तो उन्होंने इन सभी बातों की पुष्टि के लिए अपने जीवन में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, उसके जरिए हमें बता रहे हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु यानी कि हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। तो हमें जीवन में हर हमेश
आस्था श्रद्धा कायम बनाए रखनी चाहिए। चलिए अब पाठ की ओर जाते हैं। लेखक इस निबंध के माध्यम से सभी भारतीयों को क्या समझाना चाहते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। देखिए, मन बैठ जाना यानी कि उदास हो जाना। तो कब लेखक का जो मन है वो कभी कभी उदास हो जाता है। समाचार पत्र में ठगी डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो देखिए, लेखक का मन क्यों उदास हो जाता है, मन क्यों बैठ जाता है? क्योंकि समाचार पत्र में ठगी मतलब लोगों को ठगना, डकैती चोरी तस्करी, ये सभी समसमानार्थी शब्द हैं। डाका चोरी, तस्करी का अर्थ भी है चोरी, और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो आज के समाचार पत्र में इन सभी प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है। इसीलिए लेखक का जो मन है वह उदास हो जाता है। इसके साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। देखिए, आज हमारे देश में आरोप और प्रत्यारोप, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाता है, सामने वह भी प्रत्यारोप करता है। तो आरोप और प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण बन गया है कि लेखक बता रहे हैं कि आज देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। देखिए, सभी व्यक्ति को संदेह मतलब शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है कि यह जो व्यक्ति हैं वो बेईमान हैं। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो ऊंचे पद पर कार्य कर रहे हैं, समाज की सेवा के लिए जिन्हें चुना गया है, वो जो ऊंचे पद पर आसीन हैं, बैठे हुए हैं, ऊंचा पद हासिल किया हुआ है, उनमें ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय समाज में जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग जनता का कामकाज नहीं करते और इसीलिए उनमें अधिक दोष दिखाई देते हैं। दोष मतलब अवगुण। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। देखिए, लेखक को एक बड़े आदमी ने बताया था कि यह जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है उसमें सबसे सुखी व्यक्ति यही है जो कुछ नहीं करता है। उसमें लोग जो कुछ भी करेगा उसमें लोग खोजने लगेंगे। देखिए, हम करते तो कुछ नहीं, लेकिन जो करता है, जो काम करता है, उसमें लोग दुर्गुण देखते हैं, दोष निकालते हैं, अवगुण निकालते हैं, अवगुण देखते हैं। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। जो देखिए, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो कुछ लोग करेंगे, लोग अच्छा काम करेंगे तो उसके जो अच्छे गुण हैं, उसकी जो भलाई है उसे लोग भुला देंगे, और उसके जो दोष होंगे, जो अवगुण होंगे, जो दुर्गुण होंगे, उसे लोग बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे, लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए, यहाँ पर सर्वसामान्य बात बता रहे हैं कि दोष किसमें नहीं होते। लेखक बता रहे हैं कि मुझ में, आप में, हम सभी लोगों में दोष अवश्य ही होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। देखिए, छोटे बड़े नन्हे गुण अवगुण होते हैं, लेकिन कारण यह है कि आदमी दोषी अधिक दिखाई दे रहा है। गुनहगार जिसे हम कहते हैं, गुनहगार ज़्यादा दिखाई दे रहा है। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं, यानी कि उसमें गुण नहीं है, संस्कार नहीं है, या तो बिल्कुल ही नहीं, या तो थोड़े थोड़े गुण होंगे, कम गुण होंगे, या तो बिल्कुल ही नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों में दोष अधिक दिखाई देते हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। देखिए, यहाँ पर लेखक निराशा प्रकट करते हुए बता रहे हैं कि अगर हमारे भारतीय समाज में वर्तमान परिस्थिति में
ऐसी ही स्थिति, ऐसा ही माहौल, स्थिति मतलब माहौल बना हुआ है, तो निश्चय ही चिंता का विषय है। देखिए, इन सभी बातों को मिला जुला कर लेखक बता रहे हैं कि क्या यही भारतवर्ष है, क्या यही हमारा भारत देश है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। तो देखिए, भारतवर्ष को उज्जवल और महान बनाने का सपना किसने देखा था? तो लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी। तो ये प्रश्न भी आपके लिए एमपी है। तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या यही भारत देश है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारत किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। देखिए, यहाँ पर लेखक चिंता प्रकट करते हुए बता रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय जो हमारे महान व्यक्ति थे, महान नेता थे, वो महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष यानी कि महान संस्कृति और सभ्यता हासिल किए हुए जो भारत देश था, वो किसी अतीत मतलब भूतकाल के गह्वर मतलब गड्ढा, જેને આપણે ગુજરાતીમાં ખાડો કહીએ છીએ, तो अतीत के गह्वर में डूब गया, तो भूतकाल के किसी खड्डे में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि। देखिए, मिलन भूमि यानी कि सभी का मिलन करने वाली जो भूमि है उसे कहते हैं मिलन भूमि। महामानव समुद्र, देखिए यहाँ पर महान मानव समुदाय का जो समुद्र क्या सूख ही गया। तो देखिए, यहाँ पर भारतीय संस्कृति में जो व्याप्त मानव समुदाय है उसे मानव समुद्र की उपमा दी गई है। उसे समुद्र की परिभाषा में पेश किया गया है कि यह जो महामानव का जो समुद्र था क्या वह सूख गया। तो यहाँ पर बता रहे कवि हमारे इतिहास की बात यहाँ पर उन्होंने छेड़ी है कि हमारे यहाँ आर्य और द्रविड़ संस्कृति थी, हिंदू और मुसलमान लोग थे, साथ ही साथ यूरोपीय प्रजा भी हमारे यहाँ पर आई थी। वह सभी प्रजाओं को भारत ने यहाँ पर स्थान दिया था और सभी देशी विदेशी प्रजा एकजुट होकर भारत में बस रही थी। तो यह जो महामानव समुद्र था क्या उसके जो मानवीय मूल्य थे, उसकी सभ्यता और जो संस्कृति थी वो क्या लुप्त हो गई? क्या महामानव जो समुद्र उमटा था वो किसी अतीत के गह्वर में डूब गया? क्या जो महासमुद्र था वह भी क्या सूख गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, यहाँ पर लेखक अपनी आशा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरा मन अभी भी कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो देखिए, जीवन के प्रति आस्था और भारतीय दिलों में आशा को अमर बनाने के लिए, आशावान बनाने के लिए वे बता रहे कि हमारे महान मनीषी मतलब ऋषि मुनियों का जो सपना था वो भारत देश था और भारत देश वही सभ्यता और संस्कृति को कायम बनाए रखेगा और रहेगा, ऐसा लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर लेखक भारत की वास्तविकता को उजागर करते हुए कह रहे हैं कि यह बात सही है कि इस समय देश में ऐसी परिस्थिति माहौल बना हुआ है कि ईमानदारी से मेहनत करके जो जीविका मतलब अपना जीवन निर्वाह चला रहे हैं वो निरीह मतलब निराधार और भोले भाले श्रमजीवी। देखिए, श्रम से जीवन जीने वाले उन्हें कहते हैं श्रमजीवी, वो पीस रहे हैं। तो देखिए, पीस रहे मतलब जो मेहनत करते हैं और जो निराधार हैं, भोले भाले हैं और श्रम से अपना जीवन चला रहे हैं, वो लोग पीस रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी स्थिति खराब है, उनकी स्थिति दुर्व्यवहार में पड़ी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनका शोषण हो रहा है।
और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे। देखिए फल फूलना मतलब समृद्ध होना, मुहावरा है। तो देखिए यहाँ पर सामने विरोधाभास बताया है कि झूठ तथा फरेब, फरेब मतलब धोखा का रोजगार, रोजगार मतलब व्यापार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो मेहनत करके अपना जीवन निर्वाह करने वाले जो निराधार और भोले भाले श्रमजीवी हैं वो पीस रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। और झूठ तथा फरेब, फरेब मतलब धोखा देकर रोजगार यानी कि व्यापार करने वाले फल फूल रहे हैं, यानी कि वे लोग समृद्ध हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। देखिए जो लोग ईमानदार हैं उन्हें क्या समझा जा रहा है कि वह मूर्ख है, और उन्हें मूर्ख का पर्याय मतलब समानार्थी समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। तो जो सच्चाई है वो केवल भीरू मतलब डरपोक, बेबस, बेबस यानी कि लाचार लोगों के हिस्से में पड़ी है। तो सच्चाई किन किन लोगों के हिस्से में आई है, भाग आई है? तो जो भीरू है, डरपोक है, बेबस और लाचार है, उनके हिस्से में आई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। देखिए आस्था मतलब विश्वास, हिलने लगना मतलब लुप्त हो जाना, यानी कि वे लोग आस्था, उनका जो विश्वास है वो लुप्त होता जा रहा है। चलिए ऐसी स्थिति में जीवन के जो महान मूल्य हैं, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, परोपकार, ये जो सभी मानवीय मूल्य हैं, वे सभी मानवीय मूल्यों के बारे में लोगों की मतलब भारतीय समाज की जो आस्था थी, जो विश्वास था, वो अभी हिलने लगा है, मतलब लुप्त होने की डगार पर है। चलिए आशा रखता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में आगे की जानकारी हम पेश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य।